हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर एक डाइपोल हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर किस तरह से हम लोग फोर्स एनालिसिस कर सकते हैं, उसका किस तरह से हम लोग टॉर्क एनालिसिस कर सकते हैं, और इसमें खूब सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इसमें आज देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये दो तरह की फील्ड हो सकती है। पहला यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी हो सकती है। अब जो ज्यादातर क्वेश्चन है या फिर हमारा जो ज्यादातर फोकस होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे होगा, क्योंकि ये सिलेबस मेंशन्ड है। जेई की सिलेबस की बात करूं या फिर अगर हम लोग बोर्ड लेवल के सिलेबस की बात करें तो यही सिलेबस मेंशन है कि डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ऐसा ट्रेंड में देखा गया था कि दो तीन क्वेश्चंस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डाइपोल के ऊपर पूछे जा चुके हैं। इसलिए हमारा जो थोड़ा सा फोकस रहेगा, लास्ट में हम लोग दो तीन न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डाइपोल को रखते हैं तो उसका किस तरह से हम लोग फोर्स और टॉर्क एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर किस तरह से हम लोग उसका फील्ड का एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेनली जो हमारा जो फोकस रहेगा वो डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो बच्चों ध्यान से देखो इन तस्वीरों को। ये है तस्वीर नंबर 1 और ये है तस्वीर नंबर 2। क्या ये तुमसे कुछ कह रही है? क्या ये तस्वीर तुमसे कुछ कह रही है, कुछ बता रही है, तुमको कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है? क्या बात करते हो सर, तस्वीरें कैसे कुछ इंफॉर्मेशन दे सकती है, तस्वीरें कैसे बात कर सकती है? तो याद करो हमारे लेक्चर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बातचीत किया था तो हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के केस में हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। हाँ सर, ये चीज तो आपने बताई थी वहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। मतलब जहां पे डेंसिटी ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा। ये बात तो सही है। तो अगर हम लोग इस तरह के सीधी सीधी रेखाओं की बात करें, ये जो लाइन दिख रहा है जिसका डायरेक्शन इस तरह से बना हुआ है, ये सीधी सीधी लाइन अगर इस तरह से दिख रही है तो मुझे बताओ कि इसमें अगर कोई सा भी मैं पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इस तरह से कोई सा भी रैंडम पॉइंट लेता हूं तो यहाँ पे फील्ड लाइन की डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ कहाँ पे कम है? क्या बात कर रहे हो सर, यहाँ पे तो सभी जगह पे एक ही डेंसिटी दिख रही है मुझे। हर जगह पे फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो सेम है। अच्छा, हर जगह पे डेंसिटी अगर सेम है फील्ड लाइंस की, मतलब जो दो फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है वो हर जगह पे सेम है। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तस्वीर नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रही है मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम है और डायरेक्शन भी सेम होगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में इस तरह से हमने बना रखा है। इस तरह का डायरेक्शन अगर हमने बना रखा है एरो से तो मतलब इसका डायरेक्शन भी सेम। मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी सेम। दैट मींस उससे मैं इन्फर कर सकता हूं कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज सेम और डायरेक्शन मुझे सेम दिख ही रहा है। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो तस्वीर नंबर 1 है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसी जगह पे अगर मैं बात करूं दूसरी नंबर चित्र पे, तो अगर मैं पॉइंट ए यहां पे लेता हूं और पॉइंट बी यहां पे लेता हूं तो देखो यहाँ पे जो ए में जो फील्ड लाइंस है वो पास पास, बी में जो फील्ड लाइंस है वो दूर दूर। पास पास में फील्ड लाइंस मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा, दूर दूर में फील्ड लाइंस मतलब इसकी डेंसिटी कम। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज एट ए दैट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज एट बी। तो इस तरह से मैं बेसिकली बता सकता हूं कि किस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या कम है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो एक बार समझ लेना आवश्यक हो जाता है। तो होप आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आई होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमारा जो सारा डिस्कशन है अभी आगे के जो भी हमारा न्यूमेरिकल्स लेंगे, जो भी हम लोग बातें करेंगे, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में हम लोग बातचीत करेंगे। तो बच्चों चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक डायपोल उठा के लाते हैं और उसको हम लोग डायपोल को प्लेस करते हैं एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और फिर हम लोग देखेंगे कि इसका किस तरह का बिहेवियर है और फिर हम लोग उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज ये मेरे पास एक डायपोल है। एक साइड देख सकते हो एक गोला मैंने बना रखा है जिसमें मैंने नीला रंग भर रखा है, और वो जो गोला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नीला रंग के साथ ये आएगा ना, तो इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज मान के रखा है, और लाल रंग के साथ जो आएगा वो माइनस क्यू चार्ज मान के रखा है। ठीक है, तो ये मैंने अभी से लेके बाद तक यही मैंने कंसिडर किया हुआ है, नीला रंग वाला प्लस क्यू, लाल रंग वाला माइनस क्यू। तो इस तरह से एक डायपोल है और उसके बीच का सेपरेशन ले लो 2a। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन इज 2a। तो एक डायपोल है मेरे पास इस तरह से। अब इसको मैंने 3 अलग अलग तरीके से रखा है। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है और ये तीसरा केस है। अब इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं कि चलो किस तरह का फोर्स इसमें लग रहा होगा। सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे पास वो ई है,
तीनों केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। अब इसको अगर हम लोगों ने डायपोल को इस पोजीशन में रखा है, जो पहले वाले केस में बात करूं तो पहले वाले में अगर इस तरह से रखा है तो हम लोग अगर बात करें कि इसमें किस तरह का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, तो ये जो नीला रंग वाले पे फोर्स लगेगा वो QE इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो है लाल रंग वाले में उल्टे तरफ QE इस तरह का फोर्स लगेगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में उल्टे डायरेक्शन में। अच्छा, ये जो है यहां से अगर मैं बोलूं कि F नेट कितना लग रहा है इस डायपोल पे, तो F नेट बोलूंगा फर्स्ट केस में डायपोल पे F नेट इज 0। दूसरे केस में देख लेते हैं। दूसरे केस में -Q चार्ज मैंने यहां रखा है और +Q चार्ज यहां पे रखा है, तो इस पे जो -Q चार्ज है उस पे फोर्स लगेगा कितना, QE, और वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। QE फोर्स यहां लग रहा है। और ब्लू वाले पे कितना लगेगा, ब्लू वाले पे इस डायरेक्शन में लगेगा QE। अभी भी यहां से अगर हम लोग F नेट की बात करें यहां पे, तो F नेट इज 0। बहुत अच्छी बात है। अब ये जो तीसरा केस कंसिडर करो, तीसरा केस में थोड़ा सा इसको टिल्टेड हमने रखा है कुछ एंगल थीटा पे, तो ये +Q चार्ज है और ये -Q चार्ज है, तो +Q चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो Q × E इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, -Q पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में Q × E। अभी भी अगर हम लोग बात करें यहां से कि F नेट कितना है, थर्ड केस में F नेट इज 0। अरे वाह, डायपोल को मतलब एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं, तो मैं उसका ओरिएंटेशन कैसा भी रखूं, उस पे जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स F नेट दैट इज इक्वल टू 0। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, डायपोल को अगर हम लोग किसी भी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म यहां पे इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम लोग रखते हैं तो उस पे नेट फोर्स इज 0। वेरी गुड। अच्छा, नेट फोर्स 0 है। अगर हम लोग बात करें नेट टॉर्क की, तो टॉर्क हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, टॉर्क, नेट टॉर्क क्या लग रहा है। तो यहां से देखो, पहले वाले केस में जो फोर्स है वो तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q है, दोनों को इस तरह से। तो यहां पर इसकी दोनों फोर्स की वजह से, इस QE की वजह से और इस QE की वजह से, दोनों की वजह से टॉर्क इज 0, तो नेट टॉर्क यहां पे 0 है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इस सेकंड वाले केस में, यहां पे भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग -Q एंड +Q उसमें फोर्स लग रहा है, ये QE और ये QE, तो इसकी वजह से टॉर्क जो है, टॉर्क नेट इस केस में भी 0 है। थर्ड केस को विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि थर्ड केस में अगर हम लोग देखते हैं तो इस QE की वजह से, यहां पे एक टॉर्क आएगा जो कि क्लॉकवाइज सेंस में इसको घुमाने की कोशिश करेगा। ध्यान से देखो, और ये नीचे वाला जो फोर्स है उसकी वजह से भी ये इसको क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश करेगा। मतलब इफेक्टिवली ये जो डायपोल है वो क्लॉकवाइज सेंस में इस तरह से घूमेगा। दैट मींस इसमें टॉर्क नेट इज नॉट इक्वल टू 0, नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। टॉर्क कितना ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बट इतना तो हमें समझ में आ जाता है कि टॉर्क नेट, इस केस में नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि इफ फोर्स इज 0, इफ F नेट इज 0, दैट डजंट इंप्लाई कि माइन टॉर्क नेट इज 0। फोर्स अगर 0 हो जाए तो ये हम लोग ऐसा बिल्कुल कंक्लूजन नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल कंक्लूजन हम लोग नहीं निकाल सकते कि टॉर्क मेरा 0 है, ठीक है। इफ फोर्स F नेट इज 0, दैट डजंट इंप्लाई टॉर्क नेट इज 0। अब अगर हम लोग बातचीत करें बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग टॉर्क, तो याद करो अपने पुराने पाप फ्रॉम क्लास 11 रोटेशनल डायनेमिक्स। अरे सर, उस चैप्टर का नाम ही मत लो, नाम नहीं लेंगे, बट उसमें से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं हम लोग उसकी बातचीत कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बोले कि एक रिजिड बॉडी है जिसमें नेट फोर्स इज 0, जैसे एक डायपोल के केस में नेट फोर्स 0 है, सपोज ये +Q चार्ज है, ये -Q चार्ज है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, इस पे फोर्स QE इस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में QE इस डायरेक्शन में, और हम लोग बोलते हैं कि F नेट दैट इज इक्वल टू 0 एक डायपोल के केस में। तो इफ F नेट इज 0, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इफ F फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, देन टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज सेम, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज सेम, ठीक है। अगर इसमें नेट फोर्स 0 हो गया, दैट मींस मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, दुनिया में किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर इस पे नेट टॉर्क निकालूंगा तो वो सेम ही आएगा। ये हम लोग करके भी देखेंगे, ठीक है। तो आई एम फ्री टू चूज एनी पॉइंट, मैं ये पॉइंट भी चूज कर सकता हूं, सपोज दिस पॉइंट इज ए के अबाउट भी इसका जो टॉर्क होगा वो वही होगा जो सपोज यहां पर बी के अबाउट होगा, जो सी के अबाउट होगा,
जो डी के अबाउट होगा, जो ई के अबाउट होगा, किसी भी पॉइंट पे ले लो इन स्पेस, किसी भी पॉइंट के अबाउट इसका जो टॉर्क होगा वो वही होगा जो किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मतलब मैं इस पे टॉर्क अगर निकालना चाहूं तो मैं आई एम फ्री टू चूज एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट भी मैं इस डायपोल पे टॉर्क निकाल सकता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट है, नेट फोर्स इज जीरो, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट रिमेन्स द सेम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब ये तो बातचीत हो गई, इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। अब अगर मैं बोलूं कि इफ इट इज फ्री टू रोटेट, सपोज एक डायपोल को मैंने इस तरह से छोड़ दिया है, ठीक है, या फिर किसी भी रिजिड बॉडी की अगर हम लोग बात करें, इफ एनी रिजिड बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इफ अ रिजिड बॉडी इज फ्री टू रोटेट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, फ्री टू रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। मतलब जो रोटेशन एक्सिस होगी वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगी। इसको तुम अदर टर्म्स में बोल सकते हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी सेंटर ऑफ मास। कैसे, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें एक रिजिड बॉडी के लिए, तो इसका जो मिनिमम इनर्शिया जो प्रोवाइड करता है वो कौन सा एक्सिस प्रोवाइड करता है? मिनिमम इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज मिनिमम। ठीक है, तो मतलब सबसे कोई भी बॉडी अगर चाहती है ना तो सबसे मजे वाले पोजीशन में रहना चाहती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो सबसे लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी बॉडी रहना चाहती है, या फिर घूमना चाहती है तो सबसे लीस्ट इनर्शिया वाले पोजीशन में घूमना चाहती है। तो इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसका क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज मिनिमम। तो ये भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया कि इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर बॉडी रोटेट करेगी, चलो सर ये बात बोलते हो तो मुझे समझ में तो आता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो बहुत सारी एक्सिस हो सकती है। कौन सी एक्सिस? इस एक्सिस के अबाउट, चलो ये सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास, सपोज दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास, ओ पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। तो क्या ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी? क्या ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी? क्या ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी? क्या ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो उसके अबाउट रोटेट करेगी? इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ मास से तो लाखों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। आप कौन सी एक्सिस की बात कर रहे हो? इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास बोल दिया ऐसे ही। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, जो टॉर्क के डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो ऐसी एक्सिस जो कि टॉर्क के डायरेक्शन में होगी, उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। तो वो तो एक ही एक्सिस होगी ना। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ले लो कि दैट एक्सिस, जिस एक्सिस की हम लोग बात करें, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, दैट एक्सिस विल पास थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड दैट इज पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर। तो टॉर्क वेक्टर के अलोंग या टॉर्क वेक्टर के पैरेलल वो एक्सिस होनी चाहिए। उस एक्सिस के अबाउट जो वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगी और वो टॉर्क वेक्टर के पैरेलल होगी, ऐसी एक्सिस के अबाउट ये डायपोल बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, ये डायपोल उस ऐसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो ये बेसिक ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स हमने 11th का कुछ रिवीजन किया। ये बेसिक्स तीन बेसिक से कॉन्सेप्ट जिसका कि हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। अब सपोज मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है इस तरह से E, और एक डायपोल इस तरह से अलाइंड है एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ E। अब मुझे इस डायपोल पे नेट टॉर्क निकालना है बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो सपोज ये मेरे पास एज यूजुअल दिस चार्ज इज -q, दिस इज +q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज सपोज 2a। अब मैं इस पे नेट टॉर्क निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो इस डायरेक्शन में QE फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में भी QE लग रहा है। अच्छा, नेट फोर्स तो 0 है। अब इसकी वजह से अगर हम लोग टॉर्क की बात करें तो QE का कौन सा कॉम्पोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क? तो QE देखते हैं, QE के दो कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं। एक तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग -q and +q, और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग -q and +q। तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा दिस इज QE sin थीटा। वो कैसे देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, एंड दिस एंगल इज जो रिमेनिंग एंगल दैट इज 90 - थीटा। तो दिस इज QE sin थीटा। QE का sin थीटा कंपोनेंट ये है, ये वाला कंपोनेंट। और इसकी भी अगर बातचीत करें तो इसका ये जो कंपोनेंट है दिस इज QE sin थीटा, जो कि टॉर्क प्रोवाइड करेगा।
ठीक है, क्यूई का जो कॉस थीटा कंपोनेंट है ये, और ये जो कंपोनेंट है ये टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा। दिस इज क्यूई कॉस थीटा, दिस इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड टॉर्क, तो इसलिए इसकी बात हम लोग अभी नहीं करेंगे। तो जो कंपोनेंट टॉर्क प्रोवाइड करेगा वो हम लोगों ने बातचीत किया क्यूई साइन थीटा, दोनों के केस के लिए। अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखें तो क्यूई साइन थीटा कौन से सेंस में इस डायपोल को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ध्यान से देखो, ये जो डायपोल को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है वो क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में इसको रोटेट कर रहा है। उसी तरह से क्यूई, ये जो साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट है, ये भी डायपोल को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहां से अगर इसको हम लोग सेंटर ओ बोल देते हैं तो देखो यहां से ये डायपोल को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्यूई, दोनों क्यूई साइन थीटा। मतलब मैं टॉर्क नेट बोल सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ क्यूई साइन थीटा। ठीक है, 2 क्यूई साइन थीटा इंटू ए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है मैं अबाउट पॉइंट ओ लिख रहा हूं, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ लिख रहा हूं। मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकता हूं, मैं टॉर्क माइनस क्यू के अबाउट लिख सकता हूं, मैं टॉर्क प्लस क्यू के अबाउट लिख सकता हूं, मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, मैं बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क लिख सकता हूं। हमने ये चीज देखा था कि नेट फोर्स अगर 0 है तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी सेम। तो मैंने सेंटर के अबाउट लिख दिया, पॉइंट ओ के अबाउट मैंने टॉर्क लिख दिया, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 क्यूई साइन थीटा, क्यूई साइन थीटा इंटू ए, एक का हो गया और दूसरे का क्यूई साइन थीटा इंटू ए, तो टोटल हो गया 2 क्यूई साइन थीटा इंटू ए। तो दिस इज द नेट टॉर्क नेट which is equal to 2AQE sin थीटा। अच्छा, अगर मैं यहां से P डायपोल मोमेंट की बात करूं तो ये डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा इस केस में, डायपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज, दैट इज इक्वल टू 2AQ, दिस इज माय P। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको P से रिप्लेस कर दूं 2AQ को, इसको मैं P से रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 2E sin थीटा, दिस इज माय टॉर्क। अच्छा, अब हम लोग डायरेक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टॉर्क वेक्टर है ये किस किस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर ये सारी चीजें जो हो रही है वो प्लेन, तुम्हारे जो कंप्यूटर प्लेन है उसमें ये सारी चीजें हो रही है, ये जो डायपोल रखा हुआ है तुम्हारे कंप्यूटर के प्लेन में रखा हुआ है या फिर तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन के प्लेन में रखा हुआ है, तो हमें ये पता है कि एक हम लोग बनाते हैं डायरेक्शन। अगर मैं बोलूँ इसको मैं पॉइंट इस तरह से बना देता हूँ तो ये हो जाता है आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्रॉस बना देता हूँ तो ये मैं बोलूँगा इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी रोटेशन डायनेमिक्स में ये सारी चीज़ें हमने बातचीत कर ली थी कि आउट ऑफ द प्लेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कर्ल करके, इस तरह से अगर हम लोग कर्ल करते हैं अपने राइट हैंड को कर्ल करते हैं तो ये जो हो जाएगा दिस इज इनसाइड द प्लेन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इज इनसाइड द प्लेन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम लोग बात करेंगे दैट इज आउटसाइड द प्लेन। तो इसको जरा से ध्यान से देखो, ये जो अगर ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, सेंस इसका देखो, रोटेशन सेंस देखो, ये जो यहां से हम लोग देख सकते हैं दिस इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज सेंस। तो क्लॉकवाइज सेंस मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में आएगा, आउट ऑफ द प्लेन या इनसाइड द प्लेन। सोचो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स ये इनसाइड द प्लेन। तो जो इसका डायरेक्शन अगर मैं बोलना चाहूं तो एक नॉर्मल वेक्टर आएगा टॉर्क वेक्टर का विच इज इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन मैं इस तरह से क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, इनसाइड द प्लेन, देखो इनसाइड द प्लेन आएगा। तो इस तरह से अगर हम लोगों ने इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, अब देखो जो पी वेक्टर को अगर हम लोग देखें तो पी वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। मैं यहां पे बना रहा हूं, दिस इज माई पी वेक्टर एंड दिस इज माई ई वेक्टर एंड दिस इज द एंगल बिटवीन P एंड E दैट इज थीटा। ठीक है, ये मेरे पास में P वेक्टर है, दिस इज माई P वेक्टर, मैंने ऊपर बना दिया है, एंड दिस इज माई E वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल इज थीटा। P और E के बीच का एंगल इज थीटा। अगर हम लोग P क्रॉस E लेते हैं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर दैट इज नथिंग बट PE साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज क्रॉस डायरेक्शन। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि इस क्रॉस टॉर्क को, इस टॉर्क को मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो दिस इज P क्रॉस E। तो अभी से हम लोग, अब जो नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे, जो टॉर्क वेक्टर हम लोग लिखेंगे दैट इज माय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जो डायपोल मोमेंट वेक्टर इनटू जो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो P क्रॉस E दैट इज PE साइन थीटा उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हम लोग इस तरह से राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं।
अब हम लोग इसके ऊपर एक बेसिक सा सवाल कर लेते हैं। सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है मुझे ई नॉट, और इस तरह से एक डायपोल मेरे पास रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू और एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री इस तरह से, और डायपोल के बीच का जो लेंथ है दैट इज 2a। तो हमें बताना है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट। तो इस इंस्टेंट पे जो अभी का जो अलाइनमेंट पोजीशन है डायपोल का, इस इंस्टेंट पे इस पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, अभी इस डायपोल का इस मोमेंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क हमें पता है दैट इज इक्वल टू आई अल्फा, और हमने टॉर्क का भी रिलेशन निकाला था दैट इज पी क्रॉस ई, दैट इज पी ई साइन थीटा मैं बोल सकता हूं। बस यहां पर मुझे पुट करना है, यहां पर आई मैं लूंगा किसके अबाउट, अभी हमने देखा था कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। जो भी एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा, ये जो डायपोल है वो, बिकॉज दिस डायपोल इज फ्री टू रोटेट, तो हमने देखा था कि दिस विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो सपोज वो जो है इस यहां से इसके सेंटर ऑफ मास पास हो रही है। तो अभी इसके बाद अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूंगा, तो सपोज इसका मास इज एम, ए माइनस क्यू का चार्ज जिसका मास एम है प्लस क्यू का मास एम है, तो ये मैं बोल सकता हूं यहां से इसका जो डिस्टेंस इज ए, तो एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, समेशन ऑफ एम ए स्क्वायर लिखते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज क्या समेशन एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन एम आर स्क्वायर हमने यहां से लिख दिया, एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर इंटू अल्फा जो हमें निकालना है, व्हाट इज पी, पी इज जो चार्ज है दैट इज क्यू एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस 2a, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ई नॉट और साइन 37, तो साइन 37 इज 3/5। तो इस तरह से हम लोग अल्फा यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2m a स्क्वायर इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू 2aq ई नॉट इंटू 3/5। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास अल्फा निकल के आ जाएगा यहाँ से, a से एक a यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 3/5 क्यू ई नॉट अपॉन एम ए। ठीक है, क्यू 3/5 क्यू ई नॉट अपॉन एम ए दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो इस तरह से हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बातचीत करें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज आप सुबह के टाइम में सो रहे हो, बिल्कुल मॉर्निंग के समय है, 5-6 बज रहे हैं और आप उस समय गहरी नींद में सो रहे हो। अब मैं जाके आपको अगर बेड से खींचता हूं मैं और थोड़े दूर लाके छोड़ देता हूं, तो क्या होगा, आप वापस बेड में जाके गिर जाओगे। फिर मैं उठाऊंगा, आपको उठाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, तो वापस से आप अपने पोजीशन में गिर जाओगे। तो आपको वो जो पोजीशन है वो पोजीशन काफी आनंद दे रहा है, काफी मजा आ रहा है, आपको उसी पोजीशन में रहना है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको काफी आनंद दे रहा है। अब मैं दूसरा कंडीशन बताता हूं। सपोज आप थके हारे, बिल्कुल बहुत दौड़ धूप करके खेल कूद के आप बिल्कुल बहुत थक चुके हो, रात में आए घर में बेड के सामने खड़े हो। अब मैं क्या करूंगा, आप जब बेड के सामने खड़े हो हल्का सा मैं आपको पुश करूंगा, तो क्या होगा, आप बेड में इस तरह से गिर जाओगे। तो आप खड़े थे उस समय भी आप इक्विलिब्रियम में थे, बट मैंने आपको थोड़ा सा धक्का दिया, हल्का सा मैंने आपको धक्का दिया, तो आप बेड में गिर गए और फिर आप वापस से अपने पोजीशन पे नहीं आए। तो दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये डिफरेंस होता है स्टेबल और अनस्टेबल में। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम होता है कि आप ऐसा इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेट फोर्स तो दोनों कंडीशन में 0 होगा, बट ऐसा कंडीशन जिसमें आपको अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए तो वापस से अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपको धक्का या फिर थोड़ा सा इस तरह से डिस्प्लेस किया जाता है, तो आप वापस से अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आके दूसरे स्टेट में चले जाते हो या दूसरे पोजीशन में चले जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग इन डायपोल के केस में, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, उनके केस में अगर हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बातचीत करें, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज एक तरह से इस तरह से मेरे पास डायपोल रखा हुआ है और मैं इसको सपोज मैं डिस्प्लेस करना चाहूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको मैं डिस्प्लेसमेंट देता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट देता हूं, तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है। डायपोल पे नेट फोर्स 0 है, दैट मीन्स यहां पे मैं इसको अगर लीनियर डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में आगे पीछे इस तरह से शिफ्ट करता हूं, तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता हूं या फिर मैं इस डायरेक्शन में शिफ्ट करूं, तो इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट देंगे वो हम लोग इसको घुमाएंगे, इसको हम लोग रोटेशन शिफ्ट देंगे। ठीक है,
तो इसको हम लोगों ने कैसे किया, डिस्प्लेस किया। सपोज ये दिस इज माई प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माई माइनस क्यू चार्ज, और इसको हमने हल्का सा, मैं इसमें ज्यादा बना रहा हूं बट इसको हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया। ठीक है, हल्का सा डिस्प्लेस करने पे क्या हो रहा है देखो, हल्का सा डिस्प्लेस अगर इस तरह से हमने किया तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मेरे पास, और इस डायरेक्शन में भी क्यू ई लग रहा है। तो यहां से देखो ये क्या हो रहा है, इसको वापस से ये घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये इधर से घुमाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स इसको वो अपने स्टेट में लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है दिस डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और वहीं पे अगर मैं इस डायपोल की बात करता हूं, इस डायपोल को मैं अगर बातचीत करूं, तो इस डायपोल को अगर सपोज मैंने स्लाइट इस तरह से डिस्प्लेस किया, ऐसा मतलब स्लाइटली रोटेट किया मैंने इसको, तो एक डायरेक्शन में इस पे ये नेगेटिव चार्ज है, देखो ऊपर वाला जो है दिस इज माई नेगेटिव चार्ज, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ध्यान दो इसका जो ओरिएंटेशन है वो अलग है। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा क्यू ई, और नीचे वाले पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा क्यू ई, और ये नेट जो है वो इस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा, और ये इस डायरेक्शन में इस सेंस में रोटेट करने की कोशिश करेंगे, और ये अपने जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है उसमें नहीं आएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। होप आप लोगों को स्टेबल और अनस्टेबल अच्छे से समझ में आएगा, इसकी फील आई होगी। अच्छा, अब अगर मैं सबको यहां से हटा दूं, तो मैंने इसको बोला है क्या, दिस इज माई स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज माई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल हम लोग कब बोलेंगे, इसके अगर मैं पी वेक्टर की बात करूं, डायपोल मोमेंट की वेक्टर की बात करूं, तो इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन भी यही है। दैट मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन में मेरा डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा, और अनस्टेबल तब होगा, देखो इसमें डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यहाँ भी माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में बातचीत कर रखी है। तो इसका जो पी वेक्टर है दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं कि इफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच का एंगल इज जीरो डिग्री, दैट इंप्लाइज दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड इफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच का एंगल इज पाई और 180 डिग्री, तो बोलेंगे दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसके स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम एंगल बिटवीन ई एंड पी इज 0 डिग्री, एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंगल बिटवीन ई एंड पी इज 180 डिग्री। अब जैसे ही हम लोग बातचीत करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो वैसे ही हमें समझ में आना चाहिए कि इसके पास एक रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क है जो कि इसको अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके जा रहा है। जिस पोजीशन से हमने डिस्प्लेस किया था, जिस पोजीशन से हमने उसको कुछ एंगल से घुमाया था, उसमें वो वापस जो लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो फोर्स या टॉर्क, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क। तभी तो वो उसको वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ खींच के लेके आ रहा है। ठीक है, तो सेम इज द कंडीशन विथ दिस डायपोल ऑल्सो, सेम इज द केस विथ दिस डायपोल। हम अगर सपोज इसको यहां से इस डायपोल को, ये माइनस क्यू है मेरे पास, ये प्लस क्यू है, हमने इसको कुछ थीटा से, स्मॉल एंगल थीटा से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, ऐसे सपोज दिस एंगल इज माई थीटा। तो इस थीटा से अगर हम लोगों ने जैसे इसको डिस्प्लेस किया, इसके पास एक टॉर्क आएगा, और वो जो टॉर्क है वो उसको अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरह का टॉर्क। अब ये जो इस पोजीशन पे जैसे ही आएगा, अब इस पोजीशन से हम इस पे यहां तक हमने डिस्प्लेस किया था, अब ये नीचे की तरफ आएगा, तो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचेगा तो इसकी जो ओमेगा है वो अब 0 नहीं रहेगी, ओमेगा की कुछ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ओमेगा की कुछ वैल्यू आएगी, तो दिस ओमेगा विल हैव सम फाइनाइट वैल्यू। तो इसी वजह से, इस इनर्शिया की वजह से वो इस पोजीशन को, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओवरशूट करेगा, और वो और नीचे की तरफ जाएगा, और इस तरह से वो एसएचएम परफॉर्म करेगा इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट। तो इस तरह का कुछ कंडीशन हमारे पास में है। अगर हम इसी केस के लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना चाहें तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं टॉर्क हमने कैलकुलेट किया, दिस इज नथिंग बट पीई साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको थीटा से डिस्प्लेस किया है, स्मॉल थीटा से, तो टॉर्क जो इस पे लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू पीई साइन थीटा। और मैं बोलूंगा दिस थीटा इज स्मॉल। जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो अगर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो स्मॉल डेविएशन लेते हैं,
तो इफ थीटा इज स्मॉल तो मैं बोल सकता हूं कि साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा। तो दिस टॉर्क कैन बी रिटन एज आई अल्फा, टॉर्क को आई अल्फा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू पीई इंटू थीटा। अब ध्यान से देखो, ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क की जो वैल्यू है पी साइन थीटा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने देखो डिस्प्लेसमेंट किधर दिया है, हमने इसको थीटा इधर डिस्प्लेस किया था, और इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। थीटा हमने ऊपर इसको डिस्प्लेस किया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और टॉर्क इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम लोग ये टॉर्क को बोलेंगे दिस टॉर्क इज नेगेटिव ऑफ पी साइन थीटा, दिस इज माइनस पी साइन थीटा। तो इसी वजह से यही तो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, यही तो रिस्टोरिंग टॉर्क है। दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क, जो कि उसको वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ खींच के लेके आने की कोशिश कर रहा है। अब आई की बात करेंगे, तो आई हमने ऑलरेडी बता रखा है कि ये जो आई होगा, दिस, क्योंकि दिस डायपोल इज फ्री टू रोटेट, दिस विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज ये जो चार्ज है दिस इज चार्ज क्यू एंड मास एम, ठीक है, इसका चार्ज क्यू इज ऑल्सो मास एम। तो आई में बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा अबाउट सेंटर, सपोज इसका लेंथ इज एल, इन दोनों के बीच का जो डायपोल के बीच का जो लेंथ है दिस इज एल। कैसे बना दूं यहां पे, इन जो डायपोल के बीच का लेंथ इज एल, ठीक है। तो एक मास L/2 डिस्टेंस पे, एक मास L/2 डिस्टेंस पे फ्रॉम ओरिजिन या फ्रॉम द सेंटर, एक मास L/2 पे और एक मास L/2 पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, I बराबर समेशन mr स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखने की कोशिश करते हैं, I इज समेशन mr स्क्वायर, तो दिस इज m इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स L/2 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर ये आ गया, और क्योंकि यहाँ पे दो मास है ना तो इसलिए 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इज L/2, एंड इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा, दैट इज, इसको अगर हम लोग हाँ पी थीटा के टर्म्स में रहने दो, पीई इंटू थीटा। तो दिस अल्फा बिकम्स, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दिस अल्फा बिकम्स माइनस, ये 2 जो 4 हो जाएगा, 4 पीई थीटा को अलग रखते हैं, डिवाइडेड बाई 2m इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास अल्फा निकल के आ जाएगा माइनस 2pe बाई एम एल स्क्वायर इंटू थीटा। अच्छा, अगर SHM पढ़ रखा है तो ये चीज हमें इजीली पता चल जाना चाहिए कि दिस अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, वेयर ओमेगा इज व्हाट, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, ठीक है। SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंड दिस कम्स आउट टू बी रूट ओवर, देखो यहां से हो जाएगा 2pe बाई एम एल स्क्वायर, और यहां से हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं 2 बाई ओमेगा, 2 बाई ओमेगा अगर किया तो ये टर्म बन जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 2pe, ठीक है। एल इज व्हाट, एल इज लेंथ ऑफ दिस डाइपोल, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच का सेपरेशन इज एल। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डाइपोल के लिए जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, किस टाइम पीरियड के अबाउट, किस टाइम पीरियड से वो ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो वो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और डायपोल इस तरह से रखा हुआ है, डायपोल का लेंथ L है, माइनस क्यू एज यूजुअल प्लस क्यू एज यूजुअल। इनिशियली ये 4 डिग्री पे इस तरह से एक्सट्रीम पोजीशन पे था, 4 डिग्री में इस तरह से डिस्प्लेस किया हुआ था। अब ये ऑसिलेट करता हुआ एक ऐसे पोजीशन में पहुंचा जब यहां से इसका जो एंगल था वो 2 डिग्री बन रहा था, ठीक है। ये यहां से डायपोल इस पोजीशन पे आ गया, 4 डिग्री वाले पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आया, पहले तो 4 डिग्री से इक्विलिब्रियम पोजीशन जो कि 0 डिग्री पे था यहां तक आया, फिर वहां से वापस 2 डिग्री पे नीचे की तरफ गया। अब इस केस में हमें बताना है कि इसको यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, पोजीशन 1 से लेके, सपोज दिस इज माय पोजीशन 1 जो कि एक्सट्रीम पोजीशन था 4 डिग्री वाला, तो पोजीशन 2 जो कि नीचे की तरफ 2 डिग्री है, इस पोजीशन तक आने में इसको कितना टाइम लगा 1 to 2। तो ये प्योर एक SHM का सवाल है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से अप्रोच करते हैं वो हम लोग देखते हैं। और ये जो टाइम हमें बताना है वो टोटल टाइम पीरियड के टर्म्स में बताना है कि ये सपोज टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज T, तो इसको कितना टाइम लगा इन टर्म्स ऑफ T, यहाँ 4 डिग्री से 2 डिग्री तक पहुंचने में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हम लोग इसको कुछ इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर हम लोग SHM की तरह देखें इसको, तो सपोज ये इसका मीन पोजीशन इज O, ठीक है, और ये जो इनिशियल पोजीशन वाज 4 डिग्री, 4 डिग्री यहाँ पे था,
और फिर इनिशियल पोजीशन उसने यहाँ से स्टार्ट किया और ये इस तरफ बढ़ता गया और ये इसका एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम था -4 डिग्री, लेकिन वो सिर्फ गया कहाँ तक, -2 डिग्री तक ही गया। तो बेसिकली ये जो टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर हम लोग फेजर डायग्राम्स के टर्म से समझना चाहें तो फेजर डायग्राम में इसका बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं कुछ इस तरह से इसका फेजर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अच्छा सर्कल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इनिशियली जो पार्टिकल जो था उसकी पोजीशन थी यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव मैक्सिमम जो कि 4 डिग्री पे था। सपोज दिस इज माई दिस इज माई सपोज ए। अब ये क्या हुआ, ये इधर से चलना स्टार्ट हुआ, ये इस पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है, और ये यहां से इस पोजीशन तक गया और ये -a नेगेटिव मैक्सिमम थी। ये पोजीशन इसका मीन पोजीशन था, दिस वाज इट हिज मीन पोजीशन, ठीक है। मतलब एक्चुअल में उसका जो हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया और इस पोजीशन पे आके वो रुका। तो अगर मैं ये एंगल कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा सारा काम बन जाएगा। मैं बेसिकली मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है, ये एंगल, ठीक है। तो उससे पहले अगर हम लोग ये एंगल को देखें, दिस एंगल, तो ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज a/2, क्योंकि 2 डिग्री है तो दिस लेंथ इज a/2 एंड दिस लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, दिस लेंथ इज a। तो इसको मैं अल्फा बोलता हूं सपोज। तो इस ट्राइंगल में देखो cos अल्फा कैन बी रिटन एज a/2 अपॉन a। तो यहां से मैं बोल सकता हूं अल्फा इज 60 डिग्री, क्योंकि cos अल्फा इज 1/2। तो अल्फा इज 60 डिग्री, दैट मीन्स ध्यान से देखो, दिस एंगल suppose this angle is theta, this theta becomes 120 डिग्री। मतलब ये 120 डिग्री का इसने डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है। रेडियन के टर्म्स में बात करें तो दिस पार्टिकल हैज डिस्प्लेस्ड 120 डिग्री, दैट मीन्स 2π/3 रेडियन, ठीक है। π/3 इज 60 डिग्री, तो 2π/3 इज 2π/3 रेडियन इसने ट्रेवल किया है। तो 2π/3 में टाइम इसको कितना लगा वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2π रेडियन कवर करने में टोटल टाइम पीरियड इज t। अगर ये कंप्लीट एक इस तरह से अगर हम लोग ऐसा मानते फेजर के टर्म्स में कि एक सर्कल कंप्लीट करता तो इसको टोटल टाइम पीरियड t लगता। तो 2π/3 में कितना लगेगा, तो एक रेडियन ट्रेवल करने में कितना लगेगा, t/2π, ठीक है। तो 2π/3 रेडियन ट्रेवल करने में कितना लगेगा इसको, t/2π इंटू 2π/3। तो यहां से ये देख सकते हैं ये टोटल टाइम पीरियड इसको यहां से यहां चलने में t/3 लगा। तो t/3 टाइम इसको लगा टोटल यहां से यहां तक ट्रेवल करने, पॉइंट ए से, सपोज दिस पॉइंट इज बी, यहां से 4 डिग्री से लेके 2 डिग्री तक जो ट्रेवल करने में जो टाइम लगा दैट इज t/3, टोटल टाइम पीरियड का 1/3। ऐसे भी 360 डिग्री ट्रेवल करने में टोटल टाइम पीरियड इज t, तो 120 करने में उसका 1/3 लगेगा। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से एक डायपोल को अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर किस तरह का इफेक्ट होता है, उसका हम लोग किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सारी बातचीत हमने टॉर्क एनालिसिस, फोर्स एनालिसिस, सारी बातचीत हमने की। बट अगर इसी डायपोल को मैं उठा के एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें बातचीत हम लोग अभी करेंगे। इस पर हम लोग थोड़ा कम बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो है वो एक्चुअल सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में इस तरह से मेंशन नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका क्या इफेक्ट होगा डायपोल का। बट ऐसा देखा गया है कि जेई में कभी 1-2 सवाल इसके ऊपर पूछ लिए गए हैं, तो हम लोग इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर ये टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज मेरे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मेरे पास कैपिटल क्यू चार्ज है जो कि r डिस्टेंस दूरी है एक डायपोल से जिसकी, और यहाँ पे -q और +q इस तरह से चार्ज रखे हुए हैं और इन दोनों के बीच का सेपरेशन इज 2a। तो मैं जो डायपोल मोमेंट है वो मैं बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 2aq, ठीक है। अब मुझे बताना है ये जो q चार्ज है, कैपिटल q चार्ज, वो इस डायपोल पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो हमें पूछा गया था फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू चार्ज q, तो मैं इसका उल्टा अगर कर दूं, फोर्स बिकॉज ऑफ डायपोल ऑन चार्ज q, और उसका डायरेक्शन अगर उल्टा ले लूं तो मैं फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू चार्ज q कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि q की वजह से डायपोल में फोर्स निकाला, हम लोग उल्टा कर देते, डायपोल की वजह से q पे फोर्स निकाल लेते, और वो बहुत ही आसान है। क्यों, हमें ऑलरेडी ये चीज पता है कि डायपोल की वजह से यहां पर इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है एक्सियल डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगी
टू के पी बाई आर क्यूब। सिंपल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इस पोजीशन पे इतनी होगी, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन होगी पी वेक्टर के अलोंग। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आई, डाइपोल की वजह से, दैट इज 2kp बाई आर क्यूब। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्यू चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे फोर्स नेट आ जाएगा, और ये फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स ड्यू टू डाइपोल ऑन क्यू। तो ये दोनों जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर होने का क्या मतलब है, जितना फोर्स डाइपोल क्यू पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स क्यू डाइपोल पे लगा रहा होगा, और जो फोर्स दोनों होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कि जो क्यू जो डाइपोल पे फोर्स लगा रहा है वो कितना है, दिस एफ केम आउट टू बी 2kp बाई आर क्यूब। और देखो एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा है, जो डाइपोल है वो इस कैपिटल क्यू पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है। तो हमको उल्ट रिवर्स डायरेक्शन में, इस तरह के क्वेश्चन में रिवर्स डायरेक्शन में जाना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सपोज अब मेरे पास नेक्स्ट कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि फाइंड फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू चार्ज क्यू। एक चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस है, इसका डाइपोल मोमेंट पी है, ये चार्ज क्यू पॉजिटिव क्यू, ये चार्ज नेगेटिव क्यू। अब मुझे बताना है फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल, इस तरह का ओरिएंटेशन है डाइपोल का, तो फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज क्यू। तो उल्टा कर दो, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज क्यू बाई डाइपोल। ये कितना हो जाएगा, तो पहले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दो डाइपोल की वजह से, तो वो हमें पता है दिस इज इक्वल टू kp बाई आर क्यूब। और उसका डायरेक्शन, इस पे फोर्स जो लगेगा वो फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू kp बाई आर क्यूब। और उसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो किस डायरेक्शन में होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होगा। तो ये जो फोर्स लगा रहा है, दिस फोर्स इज द फोर्स विच डाइपोल इज अप्लाइंग ऑन दिस कैपिटल चार्ज क्यू। तो कैपिटल चार्ज क्यू डाइपोल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। एंड दिस फोर्स का मैग्नीट्यूड इज दिस वन ओनली, kpq बाई आर क्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग स्मार्ट अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज मेरे पास एक डाइपोल है जो कि एक स्पेस में इस तरह से रखा हुआ है, और इस पे माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज इस तरह से, दोनों के बीच का सेपरेशन L, और इसका डाइपोल मोमेंट इज 2qL। इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब इस स्पेस में मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि रेडियल डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो फंक्शन उसका क्या है, E, एक सम फंक्शन ऑफ R है, ठीक है, मुझे नहीं पता है क्या है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज मैं ये कंसिडर करता हूं, तो इसकी वजह से जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, ये सपोज लग रहा है यहाँ पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, तो QE1 फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स, और प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स देखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में, सपोज यहाँ पे प्लस क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो गई और वो QE2 है, ठीक है। तो अब जो हम लोग बोलेंगे कि एफ नेट ऑन डाइपोल दैट इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं हम लोग, Q इंटू E2 माइनस E1, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें E वेरी कर रहा है R के साथ, लेकिन जो L है, L इज वेरी स्मॉल, जो डाइपोल का के बीच का जो लेंथ है दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू जो भी R के साथ, R में जिस रेट के साथ E चेंज हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके रेस्पेक्ट में L इज वेरी स्मॉल। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो चेंज हुआ है E2 माइनस E1 में, ये चेंज बहुत कम है, तो क्या मैं इसको E2 माइनस E1 को DE बोल सकता हूं, जो चेंज है वो बहुत स्मॉल चेंज है, तो दिस कैन बी दिस E2 माइनस E1 कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू DE, बहुत छोटा, ठीक है। और क्योंकि ये जो L लेंथ है दिस इज वेरी स्मॉल, तो मैं क्या 2L लेंथ को अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं DR से, ठीक है। वो जो चेंज है, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए मैंने वो डिस्टेंस को DR ले लिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को DR, ठीक है। तो इस पे हम लोग बोल सकते हैं कि माई P बिकम्स, यहां से मैं बोल सकता हूं P बिकम्स Q इंटू DR, और ये मेरे पास F नेट, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं Q इंटू DE। तो मैं बोल सकता हूं क्या, मैं Q इंटू एफ नेट को लिख सकता हूं कि DE बाई DR इंटू DR, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। और यहां से मैं क्या करता हूं, F इक्वल्स टू Q इंटू DR को मैं लिख सकता हूं P, यहां से इस इक्वेशन नंबर 1 से Q इंटू DR कैन बी रिटन एज P इंटू
DE बाई DR। तो यहां से मेरे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्म आ गया। सपोज मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ R पता है, तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा R के रेस्पेक्ट में, और उसको मैं अगर डायपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि डायपोल में नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो ये मेरे पास एक जनरलाइज्ड मेरे पास फॉर्मूला आ गया। इस जनरलाइज्ड फॉर्मूला के बेसिस पे मैं किसी भी डायपोल पे फोर्स निकाल सकता हूं, फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायपोल पे पता है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ R अगर मुझे पता है तो ये चीज मैं इजीली उस पे फोर्स, डायपोल पे फोर्स निकाल सकता हूं बहुत ही आसानी से। और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जहां पर मुझे बहुत ही कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो छोड़ दो, नॉन यूनिफॉर्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहे, तो मैं इसको इजीली इस तरह के फॉर्मूले को यूज करके, इस फॉर्मूले के, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग फोर्स डायपोल पे निकाल सकते हैं। तो मैं अब सेम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और मैं इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से इस डायपोल में फोर्स निकालने की कोशिश करता हूं सेम कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, तो ये डायपोल है जिसका कि डायपोल मोमेंट इज P, सपोज ये डिस्टेंस इज R। तो मैं बोल सकता हूं इस कैपिटल Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट अ डिस्टेंस R, दैट विल बी इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। ठीक है, R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से KQ बाई R स्क्वायर आ गया। तो इस डायपोल पे जो फोर्स लगेगा, सपोज इसका जो डायपोल मोमेंट इज P, तो मैं फोर्स डायरेक्टली बोल सकता हूं दैट इज इक्वल टू P इंटू DE बाई DR। दिस P इज P इंटू DE बाई DR, दैट मीन्स इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ KQ बाई R क्यूब, और एक टर्म 2 का ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा, दिस बिकम्स माइनस 2KP इंटू Q बाई R क्यूब। तो ये हमारा जो भी हमारा प्रीवियस रिजल्ट आ रहा था उससे ये मैच कर रहा है, और ये बेसिकली हमने जो निकाल लिया F इक्वल्स टू PDE बाई DR, ये एक जनरलाइज्ड हमने निकाल लिया जनरलाइज्ड केस के लिए कि किस तरह से हम लोग डायपोल पे फोर्स निकाल सकते हैं जनरलाइज्ड कंडीशन के लिए। जनरलाइज्ड मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया हमारा पुराना रिजल्ट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक हमारे पास इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट है जो कि चार्ज है विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हमें बताना है इसके d डिस्टेंस पे एक डायपोल रखा हुआ है जिसका कि डायपोल मोमेंट p दिया हुआ है। इस तरह से डायपोल मोमेंट p है जो कि डिस्टेंस d से d पे रखा हुआ है एक लाइन सेगमेंट, इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट। अब हमें बताना है कि ये जो डायपोल है जिसका कि डायपोल मोमेंट p दिया हुआ है, इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा इस लाइन सेगमेंट की वजह से, इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट की वजह से। तो बस मुझे क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट लगाना है, F इज इक्वल टू P इंटू DE बाई DR। तो सबसे पहले R डिस्टेंस पे इसकी वजह से, लाइन सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हमें पता है कि एक इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी E, और E की जो वैल्यू होगी एट अ डिस्टेंस R दैट इज गिवन बाई 2K लैम्डा बाई R। इस तरह से हम लोग E कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बार मैं DE बाई DR निकाल दूं तो DE बाई DR यहां से हम लोग देख सकते हैं, दिस बिकम्स माइनस 2K लैम्डा बाई R स्क्वायर, दिस इज D बाई DR। तो फोर्स हम लोग इजीली बोल सकते हैं, दिस बिकम्स P इंटू DE बाई DR, दिस बिकम्स माइनस 2K P लैम्डा बाई R स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग फोर्स डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया कि इस इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट की वजह से इस डायपोल पे इतना फोर्स लगेगा। और इस केस में हमें दिया हुआ है जो R की जो वैल्यू है हमारे पास में वो D दी हुई है, जो कि D डिस्टेंस पे पूछा गया ना, तो F की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस 2KP लैम्डा बाई D स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स। अब सपोज मेरे पास एक रिंग दी हुई है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है विथ टोटल चार्ज ऑफ Q, इस तरह से यूनिफॉर्म चार्ज है, और हमें बताना है कि एक डायपोल सपोज रखा हुआ है R बाई रूट 2 डिस्टेंस पे, ठीक है, जिसका कि डायपोल मोमेंट इज P। अब इस डायपोल पे इस रिंग की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली देख के बता सकता हूं कि इस पे 0 फोर्स लगा रहा है ये रिंग। कैसे? तो फोर्स हमने अभी निकाला था, दैट इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू P इंटू DE बाई DR। अब DE बाई DR अगर हम लोग एक रिंग के लिए निकालें एट अ डिस्टेंस R बाई रूट 2, R बाई रूट 2 पे देखो, R बाई रूट 2 पे हमने अगर x के टर्म्स में निकाला होगा तो d बाई dx निकाला होगा ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। एक रिंग के जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है विद चार्ज कैपिटल Q, उसके एक्सिस पे अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है
ठीक है, तो r/√2 पे हमें पता है कि r/√2 पे d/dr इज 0 या d/dx, अगर x इसको डायरेक्शन को x माना है तो d/dx इज 0 इस डायरेक्शन में, तो दिस d/dr इज 0, हेंस दिस फोर्स विल बी 0। दैट मीन्स अगर मैं r/√2 पे एक डायपोल रख देता हूं तो एक रिंग की वजह से उस पर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है दो डायपोल हैं। सपोज इसका डायपोल मोमेंट इज p1 एंड इसका डायपोल मोमेंट इज p2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। हमें बताना है कि फाइंड फोर्स ऑन p2 ड्यू टू p1। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं p2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा p1 की वजह से। तो वो क्या होगा, वो एक एक्सियल यहां से एक्सियल डिस्टेंस r पे है, तो जो भी एक्सियल लाइन होती है, एक्सियल लाइन में हम लोग p1 जो डायपोल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा एक्सियल लाइन में हो जाएगा 2kp1/r³। p1 की वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है। अब फोर्स हमें पता है, दिस फोर्स इज व्हाट, दिस फोर्स विल बी p2 इंटू d/dr। फोर्स p2 पे निकालना है ना, p2 पे निकालना है तो p इसका डायपोल मोमेंट इंटू यहां पे de/dr, तो ये हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले d/dr अगर कैलकुलेट करें, जो भी p1 की वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है E, उसका de/dr क्या आएगा, तो वो हम लोग देखते हैं 2kp1, ये हो गया कांस्टेंट हो गया, r⁻³ है तो r⁻³ में एक -3 ऊपर आ जाएगा अपॉन r⁻⁴। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज d/dr विच इज नथिंग बट, इसको देखेंगे तो दिस बिकम्स -6kp1/r⁻⁴। और टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, p2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -6kp1p2/r⁻⁴। तो इस तरह से हम लोग डायपोल इंटरेक्शन, जो भी दो डायपोल के बीच का इंटरेक्शन जो भी फोर्स है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आया होगा, काफी आपने एंजॉय किया होगा ये टॉपिक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, फ्लक्स की बातचीत करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।